हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ ज्योग्राफी। आप सब लोगों से मैंने लास्ट क्लास में जब इंडिया के फिजिकल डिवीज़न को लेकर कुछ चर्चा की थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने इंडिया में माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, हिल्स, इन सबों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है, और ओवरऑल इंडिया के पूरे फिजिकल डिवीज़न का एक हमने खाका खींचा था, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या है ना, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, इस तरह की चीज़ें। आज मैं हर एक फिजिकल डिवीज़न को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें निकालनी है, वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, इंडिया को कैसे आप कर सकते हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिविजन्स। ये तो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, ठीक है। 6 फिजिकल डिविजन्स, और इन 6 फिजिकल डिविजन्स में से अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमारे पास जो फर्स्ट फिजिकल डिवीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा एरिया इंडिया का कवर करता है। ये कौन से पार्ट हैं? ये हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स और ईस्टर्न हिल्स, इस वाले पोर्शन में जो कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है, आप बहुत सारे माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, और उन माउंटेन रेंजेस से हमसे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, हम उन पर सबसे पहले चर्चा कर लें। देखो, सबसे पहले तो आप ये जानें कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, इस नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम किन माउंटेन रेंजेस को शामिल करेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला इलाका जो है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। दीज टू पार्ट्स आर द ट्रांस हिमालयाज और जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द हिमालयन रेंजेस। ठीक है, वन ऑफ द पार्ट इज ट्रांस हिमालयाज, अनदर पार्ट इज हिमालयन रेंजेस। आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ट्रांस हिमालयाज और हिमालयन रेंजेस में फ़र्क क्या है। तो इसके लिए आपको सिर्फ मैं एक छोटा सा कैरिकेचर बनाकर इस तरीके से बताता हूँ। अगर आप इंडिया में इस तरीके से देखें, ठीक है, ऊपर इनिशियल पार्ट में, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से तीन इस तरीके की रेंजेस जो हैं, वो आपको इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, यानी सबसे उत्तरी हिस्से में दिखाई देंगी। इनमें से जो सबसे उत्तर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं काराकोरम रेंज। क्या बोलते हैं? काराकोरम रेंज। इसके बाद नीचे जो है उसके उसके ठीक दक्षिण में, इसको हम बोलते हैं लद्दाख रेंज, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं जास्कर रेंज। ठीक है, हमको तीन पार्ट्स मिलते हैं, और इन तीनों माउंटेन रेंजेस को जोड़कर हम बताते हैं ट्रांस हिमालयास। इसके बाद आपको यहाँ पर जो हिमालयन रेंज दिखाई देगी, वो सबसे लंबी हिमालयन रेंज है, जिसको आप बोलेंगे द ग्रेट हिमालयास। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हिमालयन रेंजेस में भी आपको तीन पैरेलल रेंजेस दिखाई देंगी इस तरीके से। इन तीन पैरेलल रेंजेस में एक तो आपके पास है द ग्रेट हिमालयास, सेकेंड वाला पार्ट जो है, इनको आप बोलते हैं मिडिल हिमालयाज, और ये जो थर्ड वाला सबसे नीचे वाला है, इसको आप बोलते हैं द शिवालिक्स। मैं सबके बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हमें ये चीज़ समझना है
ये जो हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये दो पार्ट हैं क्या, ठीक है। सो द ट्रांस हिमालयाज या द ट्रांस हिमालयन रेंजेस आर दोज रेंजेस which are situated just to the north of the main Himalayan ranges। ये जो हिमालयन रेंजेस हमने लिखा है, इन हिमालयन रेंजेस में ये तीन रेंज जो हैं वो शामिल होते हैं, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स। इन तीन रेंजेस को हम कहाँ शामिल करेंगे, हिमालयन रेंजेस में। और इन तीन रेंजेस के अलावा जो ट्रांस हिमालयन वाला पार्ट है, इसमें आप ऊपर के ये जो तीन रेंज है वो शामिल करेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है कि द ट्रांस हिमालयन रेंजेस कंप्राइजेज ऑफ ए द काराकोरम रेंज, बी द लद्दाख रेंज, एंड सी द जास्कर रेंज। ठीक है जी। और उसके बाद द हिमालयन रेंजेस, तो हिमालयन रेंजेस में हमारे पास तीन फिर से रेंजेस आ जाएंगे, द ग्रेट हिमालयाज, बी द मिडिल हिमालयाज, एंड सी इसको आप बोलेंगे द शिवालिक्स, राइट। तो आप तीन तरीके से इसको भी बांट सकते हैं। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि जब हम अपने एग्जाम में बैठे और वहां पर हमें ये पूछा जाए कि हिमालयन रेंजेस का जो अरेंजमेंट है या इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो अरेंजेस है, उनमें से ये जो चार माउंटेन रेंज दिए गए हैं, इनका आप नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ का सीक्वेंस बताएं। तो देखो मैंने यहाँ पर जो आपको एक रफ सा डायग्राम खींच के बताया है, इस डायग्राम से आपको याद रखना होगा कि हमारे पास अरेंजमेंट क्या है। एक तो हमें याद रखना है कि हिमालयन रेंजेस के अंडर तीन पैरेलल रेंजेस आती हैं, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स। और इन तीन रेंजेस से मिला हुआ हिमालयन रेंजेस जो बना, उसके ठीक नॉर्थ में ट्रांस हिमालयाज हैं, उसमें भी हमारे पास तीन पर्टिकुलर रेंजेस हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो है काराकोरम रेंज, उससे ठीक नीचे लद्दाख रेंज और उससे नीचे जास्कर रेंज। आपको ये भी बता दूं कि ट्रांस हिमालयन रेंजेस का जो फॉर्मेशन है वो हिमालयन रेंजेस के फॉर्मेशन से भी पहले का है। यानी ट्रांस हिमालयाज जो हैं ये हिमालयन रेंजेस से पुराने माउंटेन रेंज है जो कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में पाए जा रहे हैं। बाकी रह गया हिमालयन रेंजेस, तो ये तो बाद में बने, टर्शरी इपोक में बताया जाता है इनका फॉर्मेशन हुआ। और हिमालयन रेंजेस जो हैं इनके फॉर्मेशन के जिस प्रोसेस से इनका फॉर्मेशन हुआ और जिस जगह पर जिस तरीके से ये बने, इसके कारण जो हिमालयन रेंजेस हैं इनको हम कहते हैं कि ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। ये क्या है, युवा वलित पर्वत है या यंग फोल्डेड माउंटेन्स आप इनको बोलते हैं। तो फोल्डेड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये नॉर्मल सा एक हम यहाँ पर देखें कि अगर किसी रीजन में इस तरीके से आपको बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स दिखाई देते हैं और इन सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको ये कुछ दिखाई देता है कि इन पर कंप्रेसिव फोर्सेस लगे और कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे कि ये फोल्ड जो हैं वो इस तरीके से क्रेस्ट और ट्रफ बनाकर जो हैं यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देने लगे। तो आपको मैं बताऊं कि इन फोल्ड्स को जब आप देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यानी जिस रीजन में हम फोल्ड बनता हुआ देख रहे हैं वहाँ पर रीजन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा और ऐसे कुछ उठे हुए और कुछ धसे हुए से भाग आपको दिखाई देंगे। इनके ही बनने को हम या इस तरह की प्रक्रिया को हम फोल्डिंग या वलन की प्रक्रिया बोलते हैं। और चूंकि हिमालयन माउंटेन्स में ऐसा कुछ हुआ कि उनके बनने की जो प्रक्रिया थी वो इसी फोल्डिंग की प्रक्रिया या वलन की प्रक्रिया के कारण हुई, इसलिए हम इनको वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक ऐसा फीचर हो गया जिसको हमें याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि
जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो उन फीचर्स को समझने का प्रयास हम करें, और एक एक करके मैं जो भी इनसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले जो ट्रांस हिमालयाज हैं, आपको एक तो ये जानना है कि ट्रांस हिमालयाज को हम तिब्बतन हिमालयाज भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज जो है इनको हम तिब्बतन हिमालयाज भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इनका ज्यादातर पार्ट जो है वो तिब्बत वाले रीजन में है। ट्रांस हिमालयाज का ज्यादातर पार्ट कहाँ है? तिब्बत वाले रीजन में है। तिब्बत वाले रीजन में इनको क्या बोलते हैं? तिब्बत वाले रीजन में जो ट्रांस हिमालयाज हैं इनको हम बोलते हैं कैलाश माउंटेन्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? कैलाश माउंटेन्स बोलते हैं। और ये जो कैलाश माउंटेन्स है इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये कैलाश माउंटेन्स इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली कई सारी रिवर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं, और इनसे इंडिया का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ड्रेन आउट होता है। इनसे बहुत बड़े रीजन में हमें वाटर अवेलेबल होता है, और इनके लाए गए सेडिमेंट से एक बड़ा क्षेत्र जो है वो हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड के फॉर्म में देखा जाता है। जैसे खासतौर से अगर हम बात करें तो यहाँ दो रिवर्स की चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दो रिवर्स कौन से हैं जो कैलाश माउंटेन के रीजन के आसपास से निकलते हैं? एक तो हमारे पास रिवर है जिसको हम इंडस रिवर बोलेंगे, और दूसरी रिवर जो है इसको हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसी नदियां हैं जिन नदियों को हमें समझना है कि ये तिब्बत वाले क्षेत्र से आ रही हैं, भारत में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन तिब्बत में ये किस पर्वत श्रेणी से या किस माउंटेन रेंज से निकल रही? तो ट्रांस हिमालयाज के पार्ट से निकल रही है, और ट्रांस हिमालयाज को हम वहां कैलाश माउंटेन्स बोल रहे हैं। इंडिया में जब बात करें तो इंडिया में 3 पैरेलल रेंजेस हैं जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। इसमें से जो पहला वाला है जिसको हम बोल रहे हैं द काराकोरम रेंज, इस काराकोरम रेंज के लिए मैं आपको बताऊं, इस काराकोरम रेंज के लिए मैं आपको बताऊं कि इसे हम इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज बोल सकते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट आपको दिखाई भी दे रहा था, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए कि ये नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि इस काराकोरम रेंज को ही हम नाम देते हैं कृष्णागिरी रेंज का, ऑल्सो नोन एज कृष्णागिरी रेंज। तो ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके अलावा एक तीसरी चीज और भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये जो काराकोरम रेंज है, इस काराकोरम रेंज पर ही इंडियाज हाईएस्ट पीक जो है, इंडियाज हाईएस्ट पीक जो है वो पाया जाता है। ये हाईएस्ट पीक इंडिया का जो है इसको हम बोलते हैं K2, या फिर इसके लिए दूसरा नाम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं गॉडविन ऑस्टेन, ठीक है। तो एक तो तीसरी चीज ये भी याद रखनी है, K2 जो है ये अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे, विश्व के स्तर पर देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो K2 है ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, या सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूंकि माउंट एवरेस्ट का कोई भी पार्ट इंडिया में नहीं है, माउंट एवरेस्ट जो है वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, इसलिए K2 को हम इंडिया का हाईएस्ट पीक मानते हैं। और इसकी हाइट जो है वो इसकी हाइट जो है वो क्या है? वो है 8611 मीटर्स, ठीक है। 8611 मीटर की हाइट के साथ आपको K2 इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है वो मिलेगा कहाँ? काराकोरम रेंज में। इसके अलावा काराकोरम रेंज जो है
वो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज का होम है। दैट इज व्हाट? दैट इज द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। आप देखो, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्लेशियर है, पहली चीज। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, दूसरी चीज। और इसके अलावा ये भी आपको जानना है कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है। मतलब सियाचिन ग्लेशियर वाले रीजन में, सियाचिन ग्लेशियर वाले रीजन में क्या हुआ? तो सियाचिन ग्लेशियर वाले रीजन में वहां पर हमें दिखाई दिया कि इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रूप्स हैं उनके बीच वॉर भी हुआ है। तो इस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर वाले पार्ट को हमें जानना जरूरी है कि ये काराकोरम रेंज का ही पार्ट है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, अगर लेंथ वाइज हम देखेंगे तो ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी है वर्ल्ड में, 75 किलोमीटर की लेंथ के साथ। इससे बड़ी ग्लेशियर आपको वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेगी। वर्ल्ड की जो सबसे लंबी ग्लेशियर है वो इंडिया में ही है। और इवन आपको यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर ही नहीं, सियाचिन के बाद फेडचेंको ग्लेशियर, फेडचेंको के बाद बियाफो ग्लेशियर, बियाफो के बाद हिस्पार ग्लेशियर, मतलब ऐसे करके अगर विश्व के ऊपर से आप 6 सबसे लंबे ग्लेशियर्स की बात करोगे तो वो 6 सबसे लंबे ग्लेशियर भी इंडिया में ही है, इसी काराकोरम रेंज में ही है। तो भले ही मैंने यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की बात की है, लेकिन आपको वर्ल्ड के और भी जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं वो इंडिया के इसी काराकोरम रेंज में ही मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको काराकोरम रेंज के रूप में पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद जो इनके बाद जो दो रेंजेस और हैं, ये रेंजेस अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों रेंजेस के बीच में जो वैली है उससे होकर इंडस रिवर क्रॉस करती है। ठीक है। काराकोरम रेंज के नीचे द लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के नीचे द जास्कर रेंज। इन दोनों के बीच से होकर क्या निकलती है? द इंडस, है ना। इंडस रिवर जो है वो इन दोनों रेंजेस के बीच में जो वैली बनी है उससे होकर निकलती है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो इंडस रिवर है वो एक्चुअल में आ रही है कहाँ से? तिब्बत वाले रीजन से। लेकिन तिब्बत वाले रीजन से आने के बाद ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था उसमें तिब्बत वाले रीजन से ऐसे ये इंडस रिवर नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में जाती है और उसके बाद ऊपर आके ये वेस्टर्न डायरेक्शन में चली जाती है। इवन नॉर्थ वेस्टर्न को ही अपने मेंटेन रखती है और नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में ही ये हमारे पास लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज है। तो इंडस रिवर इधर से आते हुए इस तरीके से इन दोनों रेंजेस के बीच से होकर निकलती है। हालांकि आगे जाने के बाद जो लद्दाख रेंज है वो थोड़ा इस तरीके से हो गया, तो इंडस रिवर जो है इसको बीच में से काट के यहाँ पर क्या बना देती है? यहाँ पर इंडस रिवर जो है वो गॉर्ज जैसी एक वैली का भी फॉर्मेशन करती है। तो लद्दाख और जास्कर रेंज जो है वो इसलिए भी जाने। हालांकि इसमें हमें यह भी जानना है कि लद्दाख रेंज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास भी है जिसको हम खारडुंग ला पास बोलते हैं, है ना। खारडुंग ला पास, ठीक है। और जास्कर रेंज में इसी तरीके से हमारे पास फोटूला पास है। तो इसको भी हमें याद रखना है कि ये जो हमारे पास पासेस हैं वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज में खारडुंग ला पास और जास्कर रेंज में फोटूला पास है। आपको पता हो कि लद्दाख रेंज में जो खारडुंग ला पास है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रेंज किस रेंजेस में ये पासेस हैं ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको जरूर याद रखें कि खारडुंगला और फोटूला पास कहाँ कहाँ है। ठीक है। अब आइए, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिमालयन रेंजेस के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है। हिमालयन रेंजेस के बारे में जो 3 रेंजेस हम लोगों ने पढ़े थे, द ग्रेट हिमालयाज, द मिडिल हिमालयाज और द लेसर हिमालयाज, इनके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। ठीक है। सो द हिमालयन रेंजेस इनको मैंने आपसे बताया था कि हिमालयन रेंजेस को हम बोलते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन्स, है ना। हिमालयन रेंजेस को हम
यंग फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं। और ये जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स बोला जाता है इनको, वो इसलिए क्योंकि इनके बाद अभी तक, मतलब हिमालयन रेंजेस के फॉर्मेशन के बाद अभी तक किसी भी नए माउंटेन का फॉर्मेशन इस अर्थ पर नहीं हुआ। आप एक टाइम पूछ सकते हैं कि हिमालयन रेंजेस का फॉर्मेशन कब हुआ, तो ये लगभग लगभग बताया जाता है कि 1 लाख वर्ष पूर्व, है ना, 1 लाख वर्ष पूर्व जो शिवालिक की रेंजेस हैं वो बनकर समाप्त हुई। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 1 लाख वर्षों में किसी भी दूसरे माउंटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आज जिस जगह पर हिमालयन रेंजेस है, आज से बहुत वर्षों पहले, है ना, बहुत वर्षों पहले उस जगह पर हिमालयन माउंटेन्स नहीं थे, बल्कि वहां पर एक सागर हुआ करता था, जिस सागर का नाम हमें याद रखना है टेथिस सी। ठीक है, टेथिस सी या टेथिस सागर। तो आज जहां पर हिमालयन रेंजेस है वहां पर पहले एक सागर हुआ करता था, और इस सागर को ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोला जाता है, भूगोल की भाषा में क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, है ना, इसको हम कह सकते हैं जियोसिंक्लाइन। या फिर जियोसिंक्लाइन के लिए जो हिंदी शब्द यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है भूसन्नति। ठीक है, ये भूसन्नति होती क्या है और क्यों हम हिमालय के साथ इस भूसन्नति या टेथिस सागर को पढ़ें, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, एक सिद्धांत आया था जिसको हम बोलते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, या फिर आप इसे जियोसिंक्लिनल थ्योरी ऑफ कोबर। कोबर एक बहुत ही बड़े ज्योग्राफर थे, और कोबर ने अपने इस सिद्धांत में यह बताया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। इसी सिद्धांत में सबसे पहले कोबर ने यह बताया कि भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन हम किसे कहेंगे। तो कोबर के अनुसार जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति एक ऐसा छिछला भाग होता है जिस छिछले भाग में क्या होता है, इस तरीके से जल भरा होता है। जिस छिछले भाग में जल भरा होता है, एक बहुत ही विस्तृत और छिछला जलाशय होता है, जिसमें जलाशय है तो जल भरा होगा, और इस जलाशय में बहुत सारे एजेंट्स या बहुत सारे जो अपर्दन के दूत हैं वो अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट को क्या करती है, यहाँ पर परत दर परत जमा करते हुए चलती है ना। इस तरीके से ये परत दर परत जो है वो जमा करते हुए जाएंगी। अब जब ये परत दर परत सारी चीजें जमा होंगी तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि हर एक नीचे वाली परत पर ऊपर की जितनी परतें हैं वो क्या करेंगी, दबाव लगाएंगी, वो क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगी, और इस दबाव से ये जो पूरा नीचे की परत जो है वो संघनित होती चली जाएगी। संघनित का मतलब यहाँ पर उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और वो धीरे 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 एक ऐसे प्रोसेस में जाएगी जिसको हम लिथिफिकेशन या शिलीभवन कहते हैं। लिथिफिकेशन या शिलीभवन कहते हैं। शिलीभवन का मतलब शिला का बनना, यानी रॉक्स का फॉर्मेशन। तो इस, या फिर यहाँ पर लिथिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ लिथोस। लिथोस का मतलब रॉक्स। तो इस शिलीभवन की प्रक्रिया से जिस तरह की चट्टान बनती है, रॉक्स बनती है, उन्हें हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें हैं उनका निर्माण सामान्यतः अगर ऐसी प्रक्रिया हुई किसी जियोसिंक्लाइन में तो वहां पर बहुत आसानी से हो सकती है। चलिए, इतनी चीजें अगर समझ में आई हमें, तो कोबर साहब ने क्या बताया हम इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आपने कहीं भी अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ा होगा तो शायद आपको ये पता होगा कि हमारी अर्थ जो थी वो पहले सिर्फ उसके दो हिस्से पाए जाते थे। एक बीच में हिस्सा था जो कॉन्टिनेंट या महाद्वीपीय भाग था, जिसको वेगनर ने पैंजिया बोला, और इस पैंजिया को चारों तरफ से घेर के रखा गया था
जलाशय द्वारा या महासागरों द्वारा, जिसको उन्होंने नाम दिया था पैंथालासा का। समय के साथ उन्होंने बताया कि ये जो पैंजिया था ये दो हिस्से में टूट गया, ऊपर का हिस्सा उत्तर की तरफ और नीचे का हिस्सा दक्षिण की तरफ मूव करने लगा। तब इन्होंने इस ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया लॉरेशिया या अंगारा लैंड और इस नीचे वाले हिस्से को नाम दिया गोंडवाना लैंड। ठीक, इस लॉरेशिया या अंगारा लैंड से फिर आगे चलकर दो पार्ट हुए और इन दो पार्ट को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ऐसे करके। तो इनमें से एक जो है वो है यूरेशियन प्लेट और दूसरा जो है इसको बोला उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसी तरीके से नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इससे क्या क्या बने, इससे बने साउथ अमेरिका, इससे बने अफ्रीका, इससे बनी इंडियन प्लेट, इससे बना ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इससे बना अंटार्कटिका। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से बहुत सारे हिस्से बने, उसमें से एक हिस्सा जिसको अभी मैंने नाम दिया इस वाले को, इसको हम बोल सकते हैं कि ये इंडियन प्लेट है। तो इस तरीके से कई सारी प्लेटों का, कई सारे स्थल मंडल के टुकड़ों का निर्माण हुआ और ये महाद्वीपीय टुकड़े जो थे, हर एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं वेगनर के अनुसार। तो अभी हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि यहाँ से जो हमने इंडियन प्लेट टर्म यूज किया है, हम उस इंडियन प्लेट को यहाँ पर ले और उस इंडियन प्लेट से यहाँ पर जो कोबर ने समझाने की कोशिश की है, हम उसको समझने का प्रयास करें। देखिए कोबर ने क्या बताया, कोबर ने बताया कि जो लॉरेशिया का ऊपर में टुकड़ा हुआ जिससे कि एक प्लेट बड़ी बनी, जिस प्लेट को हमने नाम दिया यूरेशियन प्लेट का। कोबर के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि यूरेशियन प्लेट एक बना और जब यूरेशियन प्लेट ऊपर चला गया नॉर्थ की तरफ और उसके नीचे वाला जो हिस्सा था वो वहां पर जलाशय था, तो उस जलाशय से एक छिछले सागर का निर्माण हो रखा था यूरेशियन प्लेट के ठीक नीचे, जिस छिछले सागर को उन्होंने नाम दिया था टेथिस सी का। ये जो छिछला सागर था टेथिस सी जिसको नाम दिया, ये क्या था, इसको कोबर के अनुसार एक भूसन्नति या एक जियोसिंक्लाइन कहा गया। इस जियोसिंक्लाइन में यूरेशियन प्लेट के ऊपर जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यूरेशियन प्लेट के ऊपर जो भी इस तरीके से माउंटेन्स बने हुए थे, ये माउंटेन्स जो थे इनसे रिवर्स बहुत सारी निकल कर आ रही थी और इन रिवर्स ने अपने थ्रू लाए गए सेडिमेंट्स को यहाँ टेथिस सी में जमा करना शुरू किया। निश्चित रूप से जब टेथिस सी में सेडिमेंट्स जमा होते चले जाएंगे, अवसाद जमा होते चले जाएंगे, तो इन अवसादों के जमा होने के कारण क्या होगा कि नीचे की परतों पर ऊपर से दबाव पड़ता जाएगा और ये परतें घनत्व में बढ़ती चली जाएंगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चट्टानों का निर्माण हो जाएगा। अब जब ये चट्टानें बन जाएंगी तो उन चट्टानों की तरफ हुआ क्या कि कोबर साहब ने बताया कि नीचे से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेट थी जो कि उत्तर पूर्व की दिशा में चलती हुई चली आ रही थी। इस प्रकार से, और इस प्लेट को उन्होंने नाम दिया इंडियन प्लेट का। अगर आप इस प्लेट का जो मैंने डायग्राम खींचा है, अगर आप उसको रिजेंबल कर पा रहे हो, अगर आप मिलान कर पा रहे हो, तो आपको ये स्पष्ट होगा कि इंडियन पेनिनसुला का जो हिस्सा है, भारतीय प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, ये उस हिस्से से मिलता जुलता है। खैर, हमारा कंसर्न ये है कि हुआ क्या था, हुआ ये था कि इंडियन प्लेट जो थी वो इस तरीके से उत्तर पूर्व दिशा में खिसकती हुई जा रही थी टेथिस सी की ओर, और टेथिस सी में जो सेडिमेंट जमा थे, टेथिस सी में जो भी अवसाद जमा थे, उन अवसादों पर इस इंडियन प्लेट ने दबाव डालना शुरू किया और इंडियन प्लेट के इस प्रकार से दबाव डाले जाने के कारण हुआ क्या कि इस वाले क्षेत्र में कई सारे फोल्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। ये कई सारे फोल्ड्स क्या है, ये वास्तविकता में आप जानेंगे कि ये फोल्ड्स जो है वो अवसाद से जो चट्टानें बनी थी उन पर संपीड़न बल लगने के कारण इस तरीके के वलन पड़ गए, इस तरीके के मोड़ पड़ गए, जो मोड़ इस पूरे क्षेत्र में क्या हुआ, इस पूरे क्षेत्र में इस तरीके से फैले हुए से दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अब जब ऐसी स्थिति बन गई तो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरा क्षेत्र पूर्व पश्चिम के दिशा में फैला हुआ है
और जो मोड़ पड़े हैं वो उत्तर दक्षिण की दिशा में पड़े हुए हैं। तो जब इंडियन प्लेट या हिंद प्लेट जो थी वो लगातार खिसकती हुई जा रही थी, किस तरफ? वो लगातार खिसकती हुई इस भूसन्नति की ओर जा रही थी, और लगातार इसमें जो अवसाद भरे हुए थे उन अवसादों पर दबाव डाल रही थी, सेडिमेंट पर कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रही थी। तो इन कंप्रेसिव फोर्सेस से हुआ क्या कि इन फोल्ड्स का जब एक्सट्रीम एक्सटेंट आ गया, जब ये अपने एकदम अंतिम अवस्था में पहुंच गया, अब इससे अधिक मुड़ नहीं सकते थे, और फिर भी इंडियन प्लेट इन्हें पुश कर रही थी, तो इस बार ये क्या हुआ, ऊपर उठना शुरू हो गए। इनके ऊपर उठने के कारण, ये जब ऊपर उठना शुरू हुए तो इनके ऊपर उठने के कारण ही हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इस भूसन्नति, इस जियोसिंक्लाइन में जब हिमालयन माउंटेन्स पूरी तरीके से उठ गए तो इनके अपलिफ्टमेंट के कारण, इनके उत्थान के कारण ये जो टेथिस सी था अब उस क्षेत्र में विलुप्त हो गया, और अल्टीमेटली नीचे के कुछ हिस्से में जहां पर टेथिस सी का कुछ शेष भाग बच गया था, जहां पर कुछ जल का हिस्सा दिखाई दे रहा था, उस जल के हिस्से वाले भाग में इन माउंटेन से जो फोल्ड्स अब ऊपर उठ के माउंटेन के फॉर्म में दिखाई देने लगे, उन माउंटेन से आने वाली रिवर्स ने इस रीजन को भी भर दिया, और भरने के कारण अब हम देख पाते हैं कि माउंटेन्स और माउंटेन्स के बाद जो बीच का रीजन खाली था, इस रीजन में रिवर्स ने अपने डिपोजिशन से इसको कन्वर्ट कर दिया प्लेन में। तो आज जब हम एक साथ उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं और वहां पर हम इंडिया में डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सबसे ऊपर पर्वतों के बाद जो ठीक उसके समानांतर और नीचे का हिस्सा है, उस हिस्से को हम नाम देते हैं क्या, ग्रेट प्लेन्स, या फिर भारत के उत्तर का महान मैदान, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद जो उनके नीचे का हिस्सा है वो एक्चुअली भारत का ओरिजिनल पार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो वो ये इस इंडियन प्लेट का ही हिस्सा है जो वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके हम इन सारी चीजों को बहुत गहनता से समझ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है, चूंकि हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमसे किस प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा की जा सकती है, क्या जानकारी हो हमारे पास जिसकी अपेक्षा वहां पर है। तो हमें एक तो ये बताना पड़ेगा कि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ वो किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ। हम कहेंगे वो फोल्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा हुआ, या वो वलन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। हिमालय को हम यंग फोल्डेड माउंटेन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिमालय के बाद किसी नए ऐसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और हिमालय के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एविडेंस के साथ, है ना, पूरे साक्ष्य के साथ जिसने प्रस्तुत किया, उनका नाम, उन भूगोलवेत्ता का नाम जो था वो कोबर है। और कोबर ने जिस सिद्धांत के अंतर्गत ये हिमालय के निर्माण की बात की है, उसे हम नाम देते हैं कोबर के भूसन्नति का सिद्धांत या जियोसिंक्लिनल थ्योरी। इस जियोसिंक्लिनल थ्योरी में जो जियोसिंक्लाइन है उसका नाम टेथिस सी है, जो हमने लिखा। और इसी टेथिस सी के सेडिमेंट का जब अपलिफ्टमेंट हुआ फोल्डिंग के बाद, तो उसी को हम हिमालयन माउंटेन्स के फॉर्म में देखते हैं। तो ये जो इतनी चीजें मैंने आपको बताई, अब इसमें हम मुख्य रूप से कुछ और चीजें ऐड कर लेते हैं ताकि हिमालयाज का जो हमारा पार्ट है वो हम यहाँ पर समझ सके। हिमालयन रेंजेस में अब यहाँ पर हमें देखना है कि 3 फेजेस में इनका जो 3 फेजेस में फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो फॉर्मेशन 3 फेजेस में हुआ, उसमें से जो फर्स्ट फेज था हमारा, है ना, उसमें से जो फर्स्ट फेज है, दिस फर्स्ट फेज इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट हिमालयाज, है ना। फर्स्ट फेज में ग्रेट हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो ग्रेट हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, इस ग्रेट हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ अबाउट 120 मिलियन ईयर्स अगो। कितने वर्ष पहले? 120 मिलियन ईयर्स अगो, या 120 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, मिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ। आपको ये भी बताऊं मैं कि जब भी आपसे इस महान हिमालयन रेंज के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि इसी ग्रेट हिमालयाज को हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, या फिर इसी ग्रेट हिमालयाज को हम बोलते हैं द हिमाद्री। ठीक है, तो आप इसे ग्रेट हिमालयाज बोल सकते हैं,
आप इसे मेन हिमालयाज भी बोल सकते हैं, है ना, मेन हिमालयाज भी बोल सकते हैं। आप इसे इनर हिमालयाज भी बोल सकते हैं, और आप इसे ग्रेट हिमालयाज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनर हिमालयाज क्यों बोला गया। इसलिए इनर हिमालयाज बोला गया क्योंकि जब फोल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ तो आज हम जो माउंटेन का अरेंजमेंट देखते हैं, उस माउंटेन के अरेंजमेंट में हम तो नीचे यानी सदर्न साइड से देखते हैं, और हमें ये दिखाई देता है कि जो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है वो हमारी तरफ से सबसे अंदर की ओर है, इसलिए उसे हम इनर हिमालयाज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो ये तीन चीजें हमें जाननी है, ग्रेट हिमालयाज, इनर हिमालयाज, हिमाद्री और मेन हिमालयाज। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इस फर्स्ट फेज के फॉर्मेशन में जब ग्रेट हिमालयाज बन गया तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट अगर आप जाएंगे तो जो सेंट्रल एक्सियल रेंज है हिमालय का वो है लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर की दूरी तक ये पूरा हिमालयन रेंज जो है वो फैला हुआ है। इसके साथ आपको ये भी पता हो कि इस 2500 किलोमीटर के रीजन में बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं, जिसमें से 9 माउंटेन पीक्स तो ऐसे हैं जिन पीक्स की हाइट जो है वो मोर देन 8000 मीटर है ना, मोर देन 8000 मीटर, 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई वाले पर्वत यहाँ है। इवन इनको ग्रेट हिमालयाज बोलने का एक और भी कारण है कि विश्व में जो ऊंचे से ऊंचे पर्वत हो सकते हैं वो पर्वत यहाँ पर अवेलेबल हैं इस ग्रेट हिमालयन रीजन में। इसमें से हम दो चीज़ों या दो पर्वतों की या दो चोटियों की बात अवश्य करेंगे। एक तो ग्रेट हिमालयाज में अगर आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो है जिसकी हाइट 8850 मीटर ली जाती है। कई किताबों में ये आपको 8848 मीटर भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की, और इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो स्थिति है वो है एट द बॉर्डर ऑफ तिब्बत एंड नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर जो है वो माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। ये बड़ी खास विशेषता है इसकी पोजीशन, यानी जब भी हम माउंट एवरेस्ट की बात करें आपको ये पता हो कि भारत के साथ इसका कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं है भौगोलिक रूप से, है ना, भौगोलिक रूप से हम माउंट एवरेस्ट के साथ भारत का कोई विशेष संबंध नहीं देखते। इस माउंट एवरेस्ट को जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, इस माउंट एवरेस्ट को दो नाम दिए जाते हैं। इसको एक तो नाम दिया जाता है सागर माथा का। सागर माथा जो नाम है वो हम इसको नेपाल में देते हैं, नेपाल के लोग इसे लोकली सागर माथा के नाम से बुलाते हैं, जबकि तिब्बत के लोग जो हैं वो इसे चोमलुंगमा के नाम से बुलाते हैं। चोमलुंगमा कहाँ बोला जाता है, तिब्बत में इसको नाम दिया जाता है। तो दो नाम माउंट एवरेस्ट के हैं, ये आपको याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो जिस ऊंचाई के साथ है, इस ऊंचाई पर ये पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट जो है वो थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका होता है। ठीक है, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट के साथ साथ इसी ग्रेट हिमालयाज में हमें एक और माउंटेन पीक के बारे में जानना है। वो माउंटेन पीक हमारे पास है कंचनजंगा। इस कंचनजंगा की जो हाइट है वो है 8598 मीटर्स। और अगर हम ये मानकर चले कि कंचनजंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, कई सारे ऑथर्स का ये मानना है कि इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है। ऐसा वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि केटू की जो अवस्थिति है, केटू का जो लोकेशन है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, और इसलिए अब वास्तविकता ये है कि इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करके आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछे आपका उत्तर केटू ही होना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये मानना पड़ेगा और आपको ये दूसरों को भी बताना पड़ेगा कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं, जिसको हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल मैप
या भारत का संवैधानिक मानचित्र बोलते हैं, तो भारत के संवैधानिक मानचित्र में कहीं भी रत्ती भर भी इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं है कि भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है उसके एक तरफ यानी उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में पाकिस्तान ने एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर रखा है, या उत्तर पूर्व वाला जो हिस्सा है यहाँ पर चीन ने एक बड़ा हिस्सा कवर कर रखा है या उस पर कब्जा कर रखा है। बिल्कुल नहीं, कब्जा कर रखा है वो आप कह सकते हैं कि गलत तरीके से कर रखा है या असंवैधानिक रूप से कर रखा है, बल्कि हम ये मानते हैं कि ये हिस्से आज भी हमारा अभिन्न अंग हैं और आने वाले समय में बातचीत से, समझौते से हम इस हल को जरूर निकाल पाने में सफल होंगे कि ये हिस्से जिन पर उनका कब्जा है ये हिस्से हमारे हैं, हम उनको बता सके और उनसे ये हिस्सा वापस ले सके ताकि वहां पर भी अमन और चैन कायम हो सके। हमारा कंसर्न इतना है कि अगर हम बात करते हैं हिमालयन रीजन में तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंचनजंगा है वो इंडिया के अंदर ग्रेट हिमालयाज के अंतर्गत आने वाली सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भारत में महान हिमालय या ग्रेट हिमालयाज के अंदर आने वाली जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तब आपका नाम होना चाहिए, आपका उत्तर वहां होना चाहिए कि ये कंचनजंगा की चोटी है जो कि सिक्किम के पास स्थित है। सिक्किम और तिब्बत का जो क्षेत्र है वहां उसके बॉर्डर पर इसकी सिचुएशन या इसकी पोजीशन देखने को मिलती है। तो इन दो के अलावा भी कुछ नाम ऐसे हैं जो कि आप ले सकते हैं किसमें, ग्रेट हिमालयन रेंजेस में। इन ग्रेट हिमालयन रेंजेस में आपको कुछ नाम ऐसे मैं बता दूं, जैसे 8000 मीटर से ऊपर के कुछ जो नाम है उसमें अन्नपूर्णा का नाम आता है, उसमें आप नाम लेंगे धौलागिरी का, उसमें आप नाम ले सकते हैं उसमें आप नाम ले सकते हैं नामचा बारवा का, है ना। तो ऐसे उसमें आप नाम ले सकते हैं नंगा पर्वत का। तो ऐसे कई सारे फीचर्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इवन मैंने जो लास्ट में दो पीक्स का नाम बताया है, इन दो पीक्स के नाम में आपको मैं बताऊं कि जो ग्रेट हिमालयन रीजन है, ये ग्रेट हिमालयन रेंजेस पूर्व से पश्चिम तक यानी ईस्ट से वेस्ट तक जिस 2500 किलोमीटर के दूरी में फैली हुई है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये भी आपको याद रखना है। ये कश्मीर के हिस्से में एक पीक है जिसका नाम है नंगा पर्वत। इस नंगा पर्वत से लेकर ये फैली हुई है कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश के पास है नामचा बारवा, है ना, नामचा बारवा, ये वहां तक फैले हुए हैं क्या, ग्रेट हिमालयन रेंजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ग्रेट हिमालयन रेंजेस में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनको जरूर याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आपको याद रखने चाहिए, इन इंपॉर्टेंट पीक्स के साथ साथ इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो आपको याद रखना चाहिए, है ना। 9 पीक्स, ये मैं यहाँ पर लिख रहा था, 9 पीक्स की जो हाइट है वो है मोर देन 8000 मीटर, और नामचा बारवा जो है, नामचा बारवा जो है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक इसका एक्सपेंशन है, इसका विस्तार है। इससे आगे हमारे पास मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी जो हमें लेनी है। तो अगली कक्षा में मैं इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।